हेलो नमस्कार। आपको मैंने पिछले वीडियो में बाबर के बारे में बताया था और ये भी बताया था जो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में जो है 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो जाता है। तो बाबर की मृत्यु के बाद जो है उसके 4 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र जो थे जिनका नाम था हुमायूं, वो जो है बादशाह बनता है और फिर जो है शासन करता है। तो अब हम लोग जो है हुमायूं के बारे में जानेंगे। अच्छा, आपको एक बार बता दूं, थोड़ा सा मैं जिक्र कर ही लेता हूं क्योंकि अभी कभी ना कभी जानना जरूरी हो जाएगा। मैं थोड़ा ये आपको लिख देता हूं, अभी लिख लीजिए। मुगल शासक कौन कौन से हुए, क्योंकि आपको लगेगा न्यू जो भी हैं उनको समझ में आ जाएगा जो कैसे कैसे हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए, बाबर, तो बाबर को अपना लोग पढ़ लिए हैं। बाबर के बाद जो शासन करता है वो करता है हुमायूं। ठीक है, मुगल शासक की बात कर रहे हैं। हुमायूं के बाद जो है थोड़ा सूरबंश से लड़ाई होता है, यहाँ पे शेरशाह आ जाते हैं। इनको अभी पढ़ेंगे एक नए तो लेक्चर में ही। तो हुमायूं के बाद मुगल शासक की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद आता है अकबर। अकबर के बाद आता है जहांगीर। जहांगीर के बाद जो है शासन करता है शाहजहां। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद शासन करता है औरंगजेब। औरंगजेब के बाद शासक बनते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद शासक बनता है जहांदार शाह। और जहांदार शाह के बाद शासक बनता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के बाद शासक बनता है रफी उद दर्जात। ठीक है, रफी उद दर्जात के बाद रफी उद्दौला। रफी उद्दौला के बाद जो शासक बनता है वो बनता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह के बाद शासक बनता है अहमद शाह। और अहमद शाह के बाद शासक बनता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद शासक बनता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद शासक बनता है अकबर शाह द्वितीय। और अकबर शाह द्वितीय के बाद शासक बनता है बहादुर शाह जफर। और ये जो है बहादुर शाह जफर, ये यहाँ पे मुगल वंश समाप्त हो जाता है और यहाँ पे मुगल का कहानी खत्म होता है और ये कहलाता है अंतिम शासक। ठीक है, अपना लोग को इन सब के बारे में अच्छे से जानना है। ठीक है ना, बारी बारी से। थोड़ा भास्ट है लेकिन आपको जानना जरूरी है क्योंकि हर एक एग्जाम में पीसीएस से लेके एसएससी के मतलब चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक के एग्जाम में जो है इससे सवाल पूछा जाता है। इसलिए पूरे डिटेल में एक बार पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बाबर को आपने पूरे डिटेल में देख लिया, एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपको। और आज इस लेक्चर में जो है हम लोग हुमायूं के बारे में पूरे अच्छे से जानेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं सारे
जो मुगल शासक है सबके बारे में सेपरेट सेपरेट वीडियो में जानेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन बात हुमायूं को लेकर के, ठीक है। हुमायूं, अच्छा ये जो मैं लिखा हूँ, जो हुमायूं का कार्यकाल जो ये 1530 से 1540 ईस्वी है तक की करता है। बीच में गैप आ जाता है, बीच में सूरवंश शेरशाह का शासनकाल आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है ये फिर जो है पराजित करके सूरवंश को ये हुमायूं फिर शासक बनता है 1555 में, फिर 56 में मृत्यु होता है, अकबर बनता है शासक। तो इसीलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। तो अब हम लोग हुमायूं से नेक्स्ट पेज से देखते हैं, क्या मिटाने में क्योंकि टाइम लगेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहानी आपको समझाया था। तो बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे। तो अब 4 पुत्रों में जो है, हाँ हालांकि एक बात था, बाबर मृत्यु के पहले ही जो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था, इसलिए जो किसी का विरोध करने का मतलब किसी का विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है हुमायूं, ठीक है ना। और मुगल शासक में आप देखिएगा जो एकमात्र हुमायूं ही ऐसा शासक निकलेगा जिसने कि अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया है, और उसकी असफलता का भी कारण यही बनता है। इसलिए देखिए इसको, बाबर के 4 पुत्र थे। तो बाबर के 4 पुत्र थे, तो इनमें जो है ना, इनमें राज्य का विभाजन होता है। विभाजन हुआ। अब कैसे कैसे विभाजन हुआ भाई? तो पहला जो बेटा था हुमायूं, हुमायूं को मिला दिल्ली, प्लस आगरा। दूसरा बेटा था कामरान, कामरान को जो है काबुल प्लस कांधार। वाला इलाका मिला। तीसरा बेटा था जिसका नाम था अस्करी, अस्करी को संभल का क्षेत्र मिला, संभल। और चौथा बेटा था जिनका नाम था हिंदाल, इसको जो है अलवर का क्षेत्र मिला, ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, जो हुमायूं का जो है, हुमायूं का राज्याभिषेक जो है ये आगरा में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चारों भाई में जो है राज्य का बंटवारा हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है, इन सब के अतिरिक्त, ये चारों भाई के अतिरिक्त अपने चचेरे भाई हुमायूं के चचेरे भाई का क्या नाम था भाई? देखिए, चचेरे भाई जिनका नाम था सुलेमान। आजकल अपने भाई को तो देता नहीं है, चचेरा को कौन देगा? जिनका नाम था सुलेमान मिर्जा, इसको जो है हुमायूं जो है बदखशान का जो है जागीर दे देता है सुलेमान मिर्जा को। क्लियर बात? ठीक है। अब देखिए हुमायूं जो है दिल्ली का शासक बनता है और राज्याभिषेक आगरा में कराता है। अब हम लोग जो है पहले देखिए जो हुमायूं के समक्ष जो है क्या क्या चुनौती है, अभी किन किन चुनौतियों से इसे निपटना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। हेडिंग डालिए हुमायूं। देखिए नोट्स ऐसा तैयार कर लीजिए जो फिर मजा आ जाए, पढ़ने में लगे, मन लगे। हुमायूं के समक्ष चुनौतियां।
हुमायूं के समक्ष चुनौतियां, चैलेंजेस बिफोर हुमायूं। आपको बता दूं, जो हुमायूं को अपने शासन के आरंभ से ही जो है बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, और ऐसा उस हुमायूं को इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि बाबर द्वारा जो है एक कमजोर और असंगठित राज प्राप्त हुआ था हुमायूं, और इसके समक्ष जो चुनौतियां थी, जिनमें अगर बात करें तो हुमायूं को अफगानों से निपटना था, उसके बाद राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करना था, राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। चुनौती है, मैं नंबरिंग नहीं दिया, स्टार ही दिया तो चलिए, इसलिए ध्यान दिया। उसके बाद ये जो भाई सबको जो दिया ना, तो असंतुष्ट हो गया है ना, राज्य विभाजन कर दिया, तो इनसे भी निपटना था। तो भाइयों एवं अन्य विरोधी शासकों से निपटना। ठीक है। उसके बाद एक प्रशासनिक ढांचा ऐसा निर्माण करना जिससे कि शासन सुदृढ़ रूप से चले, ये भी इनके पास था चुनौती। तो प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करना, ये सब प्रमुख रूप से इनके पास चुनौती था। और आपको बता दूं, जो हुमायूं के समय तक उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन इस राज्य को अभी सुदृढ़ता प्राप्त नहीं हुई थी, और न ही अफगानों की शक्ति का पूर्ण रूप जो है दमन ही हो पाया था। हुमायूं के भाई, संबंधी और सामंत वर्ग जो था उसका विरोध कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर पश्चिमी भारत के अफगान गुजरात के शासक, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी भारत के अफगान, पश्चिमी भारत की बात की तो गुजरात के शासक बहादुर शाह थे उस टाइम, बहादुर शाह। इसके नेतृत्व में और पूर्वी भारत में नुहानी शासक के, ये पश्चिमी, और पूर्वी भारत में नुहानी शासक के नेतृत्व में ये संगठित हो रहे थे। पश्चिमी भारत बहादुर शाह के नेतृत्व में और पूर्वी भारत नुहानी के नेतृत्व में संगठित हो रहे थे। तो अब इस परिस्थिति में जो है एक योग्य और दूरदर्शी शासक ही जो है मुगल साम्राज्य को बचा सकता था। और आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा अगर पूरा आप हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, तो हुमायूं में इन सब गुणों का बड़ा अभाव था, और इसी कारण से जो है वो 10 वर्षों में जो है 10 वर्ष में यानी 30 से 40 साल, मतलब 10 वर्षों में ही जो मुगल की सत्ता जो है इनके हाथ से चला जाता है। और इनके हाथ से चला जाता है, और उसके बाद जो है 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष के तक ही इसके पास सत्ता रहता है। 10 वर्ष के बाद इससे हाथ से चला जाता है, और बीच में जो है यानी अगले 15 साल, अगले 15 वर्ष तक जो है भारत में अफगान शासकों का राज स्थापित हो जाता है। अगले 15 वर्ष जो है भारत में अफगान शासक
शासन करता है। ठीक है, तो ये हो गई हुमायूं के समक्ष चुनौतियों की बात। अब हम लोग जो है हुमायूं के सैन्य अभियान की बात करते हैं। सैन्य अभियान, हेडिंग डाल दीजिए, सैन्य अभियान। कॉपी पे नोट्स बना लीजिए, नहीं तो अगर सिर्फ देख के चलते रहिएगा तो हम पता चल जाएगा अपने। ऐसे ही ढेर वीडियो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ, बस उसी में टाइम पास होगा भाई। फिर जो भी बोलूंगा ईमानदारी से। सैन्य अभियान, सैन्य अभियान जो है हुमायूं द्वारा कौन कौन सा हुआ है लिख ही दो भाई। मिलिट्री कैंपेन, तो पहला जो सैन्य अभियान है कालिंजर पर आक्रमण। वैसे भी हम कम ही लिखते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना जरूरी है। कालिंजर पर आक्रमण। कालिंजर पर आक्रमण जो होता है ये 1531 ईस्वी में होता है, 1531 ईस्वी में। ठीक है, हुमायूं के प्रमुख शत्रु अफगान थे और उन्हीं से जो है उसका संघर्ष प्रारंभ होता है। और इस समय 1531 ईस्वी में जो है, इस समय कालिंजर का शासक जो रहता है उनका नाम रहता है प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव के बारे में यह अनुमान किया गया था कि वह अफगानों के प्रति जो है सहानुभूति रखता है, और इस अवसर पर वह कालपी पर अपना दबाव बढ़ा रहा था, जो कि हुमायूं के लिए जो है चिंतनीय विषय था। चिंतनीय इसलिए भी था क्योंकि कालपी मालवा और यमुना की घाटी को मिलाने वाला स्थान था। ये जो कालपी वाला जो इलाका था, कालपी, इसी को लेकर के मेन बात हुआ है। और कालपी इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जो था, ये इंपॉर्टेंट जो इसका इसलिए भी था क्योंकि मालवा प्लस यमुना के घाटी को मिलाता था। ठीक है, कालपी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था। यदि प्रताप रुद्रदेव के अधिकार में कालपी चला जाता तो वे गुजरात के शासक बहादुर शाह के पक्ष में हो जाते और हुमायूं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता फिर। तो इसी कारण से जो है बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए जो है हुमायूं जो है क्या करता है, कालिंजर पर आक्रमण कर देता है। समझ गए बात, पृष्ठभूमि। जब हुमायूं किले को जो है मतलब कालिंजर पर आक्रमण करता है, किले को घेरा डाल देता है, तो उसे सूचना मिलता है कि महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान बिहार से आगे बढ़कर जौनपुर की तरफ चले आ रहे थे। आपको बता दूं, जो इससे पहले शेर खान ने चालाकी से चुनार के किले पर अधिकार कर लिया था, तब इधर निकला है। तो अब ये जो सूचना मिला है, तो अफगानों की यह कार्रवाई जो है हुमायूं के लिए ज्यादा खतरनाक थी। अफगान वाला बात ये जो है थोड़ा ज्यादा खतरनाक था। तो अब इस कारण से जो कालिंजर के राजा से धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति लेकर के प्रताप रुद्रदेव से जो है, इससे क्या कर लेता है हुमायूं, इससे कर लेता है संधि। ठीक है, इससे संधि करके वापस चला जाता है। क्लियर बात। कालिंजर पर आक्रमण की कहानी आप समझ गए। तो एक तरह से ये अभियान क्या रहा, असफल रहा, संधि कर लेता है। और ये जो कालिंजर जो है ना, ये बुंदेलखंड के में पड़ता है ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
ये कालिंजर पर आक्रमण की कहानी आप समझ गए। अब जो है दूसरा पहला देख लिए सैन्य अभियान। अब नमनिंग दे रहे तो दे ही देते हैं। दूसरा है दोहरिया का युद्ध, या दोरा भी बोलते हैं, दोरा का युद्ध। दोहरिया का युद्ध, ये दोहरिया का युद्ध जो है 1532 ईस्वी में होता है। ठीक है, और 1532 ईस्वी में ही दोहरिया का युद्ध प्लस चुनार का प्रथम घेरा भी होता है। चुनार का प्रथम घेरा ये भी 1532 में ही होता है। अब आपको मैं 1531 तक की कहानी समझा चुका हूं, और ये भी बता चुका हूं जो उस समय तक जो अफगानों ने महमूद लोदी के नेतृत्व में जौनपुर तक जो है अपना अधिकार कर लिया था, और अवध में अपनी शक्ति को जो है ये सुदृढ़ कर रहे थे, यानी अवध तक आज पहुंचा था। ठीक है, अवध तक हुमायूं जब अपनी सेना के साथ जो है उधर पहुंचता है, इधर कालिंजर को संधि करके जब उधर पहुंचता है, तो दोहरिया नामक स्थान पर, एक स्थान का नाम है दोहरिया, इसलिए दोहरिया का युद्ध कहलाया है। दोहरिया नामक स्थान पर जो है अफगानों ने उसका मुकाबला किया है, और शेर खां ने उस समय महमूद लोदी का साथ छोड़ दिया है, और महमूद लोदी भाग गया है वहां से। और भागने के बाद जो है यहीं से दोहरिया के युद्ध में ही महमूद लोदी जो है यहां से आपको नजर नहीं आएगा, महमूद लोदी यहां से भाग जाता है हुर, और राजनीति से ही अलग हो जाता है अपने आप। तो ये देखा जो यहां से ये निकल पड़ा है। तो इसके बाद जो है दोहरिया वाली घटना के बाद हुमायूं जो है, हुमायूं ये चुनारगढ़ पर घेरा डालता है। चुनारगढ़ पर घेरा डालता है, और लगभग 4 माह तक जो है घेरा डाले रखता है हुमायूं। लेकिन जीतने की कोई आशा नहीं थी इसके पास। लेकिन इसी 4 माह के बीच, अब घेरा डाले हुआ था, लेकिन इसी बीच गुजरात के शासक बहादुर शाह का दबाव जो है राजस्थान पर बढ़ गया। तो राजस्थान पर बढ़ गया है गुजरात का, देखिए धीरे धीरे इधर से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो है हुमायूं ने फिर क्या किया, फिर जो है यहाँ पे शेर खां, यही शेर शाह है, शेर खां से समझौता कर लिया है। शेर खां से क्या करता है हुमायूं, समझौता। क्यों करना पड़ा है, क्योंकि उधर देख रहे हैं बहादुर शाह क्या कर रहा है, राजस्थान तरफ बढ़ रहा है। अब शेर खां ने जो है मुगल आधिपत्य को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लिया, और अपने लड़के कुतुब खां के नेतृत्व में एक सेना हुमायूं की सेवा में छोड़ देता है। समझौता में ये बात हुआ कि ये जो है अधीनता स्वीकार करेगा, और सेना भी दिया है अपने बेटे, इसका बेटा का नाम था, पुत्र था, उनका नाम था कुतुब खां। ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि अब की बार आपको मालूम होगा जो बीपीएससी के सवाल में क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, और बत्तख खां को पूछ लिया था, तो एक एक पॉइंट को देखते चलना है, क्या पता क्या लटका देगा। कुतुब खां, इसके बेटा का नाम था कुतुब खां। इसके नेतृत्व में जो है एक सेना जो है शेर खां हुमायूं की सेवा में जो है छोड़ देता है। वहां पे हुमायूं समझौता करने के बाद ये फिर कहां चला जाता है, ये आगरा वापस लौट जाता है, आगरा चला जाता है, आगरा आ जाता है, और दिल्ली में दीन पनाह नामक किले का निर्माण करवाता है। ये फिर यहां से लौटने के बाद, ये भी ध्यान रखिएगा, आगरा आ जाता है, और फिर दिल्ली में हुमायूं जो है, हुमायूं दिल्ली में इस घटना के बाद दिल्ली में
दीन पनाह, दीन पनाह ये किला है, दीन पनाह नामक किले का निर्माण करवाता है। और ये 1532 ईस्वी की बात है। फिर आगे आप जो है 1534 ईस्वी में देखिएगा, जो मोहम्मद जमान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा मिल करके 1534 ईस्वी में, नाम लिख देता हूं, मोहम्मद जमान मिर्जा प्लस मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, सुल्तान मिर्जा, ये दोनों मिलकर बिहार में विद्रोह किया है 1534 ईस्वी में। कहां पे विद्रोह किया? 1534 ईस्वी में बिहार में, बिहार में दोनों मिलकर के विद्रोह किया है। लेकिन इसका विद्रोह जो है, ये मैं इसलिए बता दिया जो बीपीएससी से रिलेटेड है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। विद्रोह किया है, लेकिन इसका विद्रोह जो है असफल रहा है, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहानी दोहरिया के युद्ध और चुनार के प्रथम घेरा भी देख ली। 1532 वाला बात खत्म, 34 तक अपना लोग पहुंच चुके हैं। अब बहादुर शाह से संघर्ष होता है, क्योंकि वो उधर से गुजरात तक से राजस्थान की तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए ये समझौता कर रहा है। देखते चलिए कहानी, हर जगह पे ये देख रहा है जो एक जगह आ रहे हैं तो दूसरा जगह उसको झुकना पड़ रहा है, संधि करना पड़ रहा है। अब जो है बहादुर शाह से संघर्ष, हेडिंग डाल दिए, बहादुर शाह से संघर्ष। और ये जो है 1535-36 ईस्वी तक जो है। ठीक है, 1535-36 ईस्वी के दौरान जो है बहादुर शाह और हुमायूं के बीच जो है संघर्ष हुआ है, और कुछ समय के लिए गुजरात मालवा पर जो है हुमायूं का नियंत्रण हो जाता है। गुजरात प्लस मालवा संघर्ष के बाद कुछ समय तक जो है गुजरात और मालवा पर हुमायूं का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, नियंत्रण हो जाता है, लेकिन बस कितना 11 से 12 महीना हुआ है, यानी 1 वर्ष रखिए। 1 वर्ष के अंदर ही जो है यह क्षेत्र पुनः जो है मुगलों के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। और वहीं इधर तो ये चला ही गया है, लेकिन वहां पे जो खेल खेल के आया था समझौता करके, किससे? शेर खां से। शेर खां से जो समझौता करके आया था, अब इधर भी खेला हो गया। इधर ये हुआ जो शेर शाह जो है 1534 ईस्वी में, ये शेर खां 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल के शासक को पराजित कर, शेर खां 1534 ईस्वी में जो है सूरजगढ़ की लड़ाई बोलते हैं, जो कि शेर खां बंगाल के शासक से हुआ था। सूरजगढ़ की लड़ाई, शेर खां वर्सेस बंगाल शासक, बंगाल से हुआ था। शासक का नाम क्या था उस टाइम, कोई भी हो, देखिए उतना। शेर खां जो है बंगाल के शासक को पराजित करके अपनी स्थिति को यहां मजबूत कर लिया है। ठीक है, इधर ये भी हाथ से निकल गया है और इधर ये भी देखिए मजबूत कर रहा है धीरे धीरे शेर खां। बात समझ रहे हैं यहां तक? और हाँ, हालांकि हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण करने के बाद जो है बहादुर शाह को पराजित तो करता है। पराजित करने के बाद हुमायूं जो है मांडू
और चंपानेर किले को जीतता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ तो 1 वर्ष तक ये करता ही है, लेकिन बाद में इन दोनों के लड़ाई में, संघर्ष में, यानी क्रक्स में अगर निष्कर्ष पे जाइएगा तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हुमायूं जो है, हुमायूं ने मांडू प्लस चंपानेर, मांडू प्लस चंपानेर को, चंपानेर के किले को जीत लेता है, ठीक है। अब देख रहे हैं आप हर जगह से कैसे कैसे घटना चल रहा है। तो फिर अब होता है चुनार का दूसरा घेरा, चुनार का दूसरा घेरा, हेडिंग डालिए। अभी चौसा के युद्ध तक पहुंचने में आपको टाइम है, ध्यान दीजिए। इससे पहले चुनार का दूसरा घेरा होता है। ये कब होता है भाई? तो 1537 ईस्वी में है भाई। चुनार के दूसरे घेरे के दौरान जो है शेर खां के पुत्र, शेर खां के बेटा का क्या नाम था भाई? कुतुब खां। कुतुब खां ने जो है हुमायूं को लंबे समय तक जो है रोके रखा है। और जब हुमायूं बंगाल पहुंचा तो शेर खां वहां से भागकर जो है बिहार चला जाता है। और आपको बता दूं, जो इसी दौरान जो है घेरा डालने के वक्त जो हुमायूं ने गौर का नाम बदल करके जो है जन्नतबाद रखा था, ये भी ध्यान रख लीजिए। हुमायूं के दूसरे घेरान के दौरान जो है चुनार में दूसरा घेरा जब डालने गया था तो हुमायूं क्या काम किया था? हुमायूं जो है इस टाइम में गौर का नाम बदल करके रख दिया था जन्नताबाद। रख दिया था और बंगाल में जो है शांति व्यवस्था स्थापित की थी हुमायूं। और इस अभियान के समय जो है हुमायूं के भाई हिंदाल ने आगरा में अपने आप को इधर क्या कर लिया है, उधर बंगाल गया है, इधर ये आगरा में हुमायूं के भाई, नाम आपको बढ़ा चुका हूं, जिनका नाम था हिंदाल, ये जो है यहाँ पे अपने आप को आगरा में शासक घोषित कर लिया है। देखिए कैसे कैसे कहानी में ट्विस्ट आते जा रहा है। यहाँ पे ये शासक घोषित कर दिया है। अब हुमायूं बंगाल में जो है जहांगीर कुली बेग को केवल 5000 सैनिकों के साथ छोड़कर जो है फिर दिल्ली चला आ रहा है। ये खबर सुन रहा है तो हुमायूं जो है यहाँ से बंगाल से, ये बंगाल में ही है ना, तभी तो ये काम कर रहा है बंगाल में रहते हुए। अब ये बंगाल से जो है, बंगाल में जहांगीर कुली बेग, ये ध्यान रखिएगा, जहांगीर कुली बेग प्लस इसके साथ 5000 सैनिक को छोड़ करके यह जो है यहां से गौर से दिल्ली जो है आ जाता है। कब की बात है ये? मार्च 1539 में। ठीक है, देखते चलिए। अब इधर भाई से परेशान है, उधर शेर खां से परेशान है, इधर बहादुर शाह भी कुछ कुछ करते रह रहा है। देख रहे हैं हर जगह से। मैप की सुविधा नहीं आने तो आपको समझने में और मजा आ जाता। हालांकि देखिए, आपको कोशिश कर रहा हूं जो आपको दिक्कत ना हो, कहानी को आप अच्छे से समझ पाए। अब जो है 39 में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो अब हेडिंग डाल लीजिए, फिर कहानी की बात करते हैं। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो हुआ है ये 27 जून, कहीं कहीं पे 26 जून भी रहता है, तो हम लिख दे रहे हैं भाई 26 या 27 जून, जैसा देखिएगा वैसा काम कीजिएगा। 27 जून
1539 ईस्वी को हुआ है। अब कहां तक हम पहुंच चुके थे? दिल्ली आ गया है कौन? हुमायूं। हुमायूं जो है गौर से वापस आने के लिए जो है गंगा के दक्षिणी तट चुनता है और मुख्य सड़क ग्रांड ट्रंक रोड से वापस लौटा है। ये ध्यान रखिएगा, गौर से। अब दिल्ली जो आ रहा है तो ये याद रख लीजिए। तो ये गंगा के दक्षिणी तट को चुना है, गंगा के दक्षिणी तट को चुना है। लिख देता हूं भाई, गंगा के दक्षिणी तट को चुनता है और मुख्य सड़क जो था, जिनका नाम था जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड से वापस लौटता है। और यही मार्ग जो है हुमायूं को चुनारगढ़ ले जाता है। यह मार्ग जो है हुमायूं को चुनारगढ़ ले जाता है। अब चुनारगढ़ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं भाई? क्योंकि चुनारगढ़ जो है जहां मुगल सेना उस समय भी अफगानों से मुकाबला कर रही थी, यही रोड वहां पे ले जाता है। और उस मार्ग से आगे बढ़ते हुए जो हुमायूं जो है एक बार फिर जो है गंगा को पार करता है और उसके उत्तरी तट पर, अभी दक्षिणी तट पे जा रहा है, उसके बाद वो उत्तरी तट पर चला जाता है। और उत्तरी तट पर जैसे ही वो पहुंचता है, ये मैंने मैप थोड़ा मतलब इसको रोटेशन कर दीजिएगा, ऐसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अब उत्तरी तट पे जैसे ही जाता है तो यहाँ पे इलाका है और यही इलाका है चौसा बिहार में पड़ता है भाई। चौसा का मैदान, उत्तरी तट में गया तो यहाँ पे चौसा का मैदान दिखा उसको। अब चौसा के मैदान था यहाँ पे, और यहाँ पे शेर खां भी जो है, शेर खां अपनी सेना लेकर के उसी स्थान पर पहुंच गया। और यहाँ पे शेर खां और हुमायूं के बीच जो है एकदम धुंधार मुकाबला हुआ है। वर्सेज हुमायूं, शेर खां वर्सेज हुमायूं के बीच चौसा के मैदान के पास जो है खूंखार लड़ाई होता है। और हुमायूं जो है बुरी तरह से पराजित हो जाता है। और यह युद्ध जो है कर्मनासा नदी के तट पर लड़ा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चौसा का मैदान तो है और ये नदी भर जो है कर्मनासा, गंगा की सहायक नदी है, इसका नाम पूछा जाता है कर्मनासा नदी, ठीक है। इसके तट पे लड़ा गया था। और ये जो हुमायूं जो है यहाँ पे पराजित हो जाता है, तो पराजित होने के बाद जो है मतलब यहाँ पे मारने नहीं देता है, यहाँ पे हुमायूं को जान बचाता है एक निजाम नामक एक भिस्ती जो है हुमायूं को जान बचा जाता है। ये इसलिए एक बार सवाल पूछा था और चमड़ा का सिक्का भी चलाया है यही भिस्ती, याद, ये भी इसलिए भी पता रहा। निजाम नाम का एक भिस्ती था, भिस्ती जो है हुमायूं को जान बचाता है। किससे? शेर खां से जान बचाता है, जिसके बदले में आपको मैंने बता रहा हूं जो ये जो है एक दिन का जो है इसको हुमायूं जो शासक बनता है तो फिर एक दिन के लिए जो है इसको बादशाह बनाता है। और इसने जो है यही भिस्ती जो है निजाम भिस्ती ये चमड़े का सिक्का जारी करता है एक दिन में। और शेर खां जो है फिर यहाँ पे जान बचने के बाद जो है मतलब शेर खां जो जीत जाता है तो शेर खां इस युद्ध के बाद अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। और सुल्तान घोषित होने के बाद जो है सुल्तान घोषित कर लेता है, दिल्ली का सुल्तान घोषित करता है। और
उपाधि लेता है किस चीज का? उपाधि लेता है शेरशाह का। शेरशाह का उपाधि ग्रहण करता है और धीरे धीरे तुरंत ही जो है फिर बंगाल पर भी अधिकार कर लेता है और पूर्व में मुगलों की शक्ति को जो है ये पूर्णतया नष्ट करके कन्नौज पहुंच जाता है शेरशाह। क्योंकि इसके सैनिक जो है पहले से अधिकार कर चुके थे वहां पे, ये वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये आप देख लिए चौसा का युद्ध। अब जो है एक लास्ट युद्ध है इसका हुमायूं का, वो देखिए। उस युद्ध को कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, तो लिख लीजिए कन्नौज या बिलग्राम। आप वीडियो को 1.5 पे करके देखिएगा क्योंकि मैं लिखने में मुझे टाइम लगता है। बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये कब होता है भाई? तो ये होता है आपको 17 मई 1540 ईस्वी को। ठीक है, और यह युद्ध जो है, यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा जाता है। शेरशाह सूरी वाले बात कहानी आपको समझाएंगे अभी। शेरशाह वर्सेस हुमायूं, याद रखिए। इसमें हुमायूं जो है बुरी तरह से पराजित हुआ है और इस युद्ध के बाद जो हुमायूं भारत छोड़ करके भाग जाता है। हारने के बाद डायरेक्ट ये भारत से भाग करके कहां चला जाता है? सिंध भाग जाता है। ये सिंध भाग जाता है। और शेरशाह सूरी ने जो है दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है और जीतने के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली प्लस आगरा पर अधिकार करता है और एक नए वंश सूरवंश की स्थापना करता है। और ये सूरवंश जो है, मतलब आप कह सकते हैं सूरवंश शेरशाह को लेकर के ये जो वंश है, ये द्वितीय अफगान साम्राज्य भी बोल सकते हैं इसको। द्वितीय अफगान साम्राज्य, द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव पड़ती है यहां पे। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। क्लियर बात? अब ये सब चीज हम लोग देख लिए, हालांकि इसके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन कर ही देते हैं। चलिए, हुमायूं जो है, अब यहां पे तो है ही ये युद्ध के बाद, तो अब इसका जो है फिर जो बीच में आता है 1 साल के लिए, वो मैंने शेरशाह सूरी जो पहुंचाएंगे तो उससे रिलेट कर देंगे। अब निर्वासन के काल में हुमायूं क्या कर रहा था भाई? निर्वासन काल में हुमायूं, ये भी देख ही लीजिए हेडिंग डाल के। निर्वासन काल में हुमायूं की स्थिति क्या है भाई? तो बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद जो है प्रारंभ में हुमायूं ने अमरकोट के राणा बिरसाल के यहां शरण लिया है। कहां पे? बिलग्राम के युद्ध में अगर पराजित हो जाता है ये, तो ये भागते भागते कहां जाता है? अमरकोट के राणा, जिसका नाम था बिरसाल, इसके यहां जाकर के शरण लेता है। और हुमायूं जो है 1541 ईस्वी में इसी निर्वासन के काल में ही, देखते चलिए कहानी। हमीदा, अब उधर राज गया तो इधर कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, माइंड को शांत करने के लिए। हमीदा बानो बेगम से
क्या कर लेता है ये, हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लेता है, निकाह कर लेता है। और अमरकोट में ही हमीदा बानो ने जो है, अब इससे जो निकाह होता है तो निकाह के बाद अगला कार्यक्रम में जो है हमीदा बानो बेगम से जो है हुमायूं को एक बेटा जन्म लेता है जिनका नाम होता है अकबर। ये यहीं जन्म लेता है, ठीक है। कहाँ पे, अमरकोट में जो है ये जन्म लिया है। अमरकोट से हुमायूं जो है ईरान के शाह के यहाँ शरण लिया, फिर यहाँ से बिरसाल के यहाँ से अमरकोट के बाद जो है फिर जो है हुमायूं ईरान जाता है, ईरान पहुंच जाता है। और ईरान में शाह के यहाँ जो है ये शरण लेता है। और बात आ जाती है फिर 1545, क्योंकि धीरे धीरे टाइम भी बीतते जा रहा है। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने कंधार और काबुल पर क्या कर लेता है, कंधार और प्लस काबुल। आपको थोड़ा भी अगर ध्यान हो, क्या ध्यान हो, जो कंधार और काबुल पर कौन शासन कर रहा था, कामरान, इसके भाई, दूसरा बेटा किसका, बाबर का। कंधार प्लस काबुल पर जो है ये अधिकार कर लेता है 1545 इसमें। और फिर जो है लास्ट बात 1555 ईस्वी में जो है ईरान के शाह, देखिए 1555 ईस्वी में ईरान के शाह जाके वो शरण लिया है। तो ईरान के शाह प्लस बैरम खां, ध्यान रख लीजिए, बैरम खां की सहयोग लेकर के जो है पुनः जो है 1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन होता है, ठीक है। ये रही हुमायूं की कहानी। आगे की कहानी हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, सूरवंश को देखेंगे, जहाँ की शेरशाह के बारे में। ये जो बीच में गैप आया है इसको भी पढ़ना जरूरी है, तो उसमें देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा चला हो गया, लेकिन आप इत्मीनान से पढ़िए, बहुत मजा आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।